अगर आप इस वक्त एक्साइटमेंट और स्केप्टिसिज्म दोनों का मिक्स फील कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पिछले सेक्शन में हमने एक ऐसी चीज बनाई जो इंजीनियरिंग का एक मास्टरवर्क लग रही थी, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। एक सिंपल फीडबैक लूप जोड़कर और एक रनिंग हिडन स्टेट एचटी रखकर हमने अपने न्यूरल नेटवर्क को एक मेंटल स्क्रैच पैड दे दिया। अब ये वर्ड्स के बीच सब कुछ नहीं भूलता, ये एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप कॉन्टेक्स्ट को आगे ले जा सकता है। पेपर पर यह डिजाइन बुलेट प्रूफ लगता है। अगर कोई नेटवर्क अपनी मेमोरी को स्टेप 1 से स्टेप 2 और स्टेप 2 से स्टेप 3 में पास कर सकता है तो थियोरेटिकली इसे उस मेमोरी को 50, 500 या 5000 स्टेप्स तक पास करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? अनफॉर्चुनेटली जब मशीन लर्निंग रिसर्चर्स ने 1990s में पहली बार लंबे पैराग्राफ्स, फाइनेंशियल टाइम सीरीज या लेंथी ऑडियो फाइल्स पर स्टैंडर्ड वेनिला आरएनएन को ट्रेन करने की कोशिश की तो वे एक फ्रस्ट्रेटिंग दीवार से जा टकराए। प्रैक्टिस में स्टैंडर्ड आरएनएन की मेमोरी स्पैन एक गोल्डफिश जितनी निकलती है। अगर आप एक वेनिला आरएनएन को 100 वर्ड का पैराग्राफ देते हैं तो वह अपने द्वारा पढ़े गए लास्ट 4 या 5 वर्ड्स पर तो पूरा ध्यान देगा, लेकिन पैराग्राफ की शुरुआत का कॉन्टेक्स्ट उसकी हिडन स्टेट से पूरी तरह गायब हो चुका होगा। ऐसा क्यों होता है? क्या हिडन स्टेट वेक्टर बहुत छोटा है या हमारे रिकरेंट लूप के अंदर कोई गहरा मैथमेटिकल फ्लॉ छिपा हुआ है? इस सेक्शन में हम गोल्डफिश मेमोरी प्रॉब्लम के पीछे के मिस्ट्री को अनकवर करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ग्रेडियंट डिसेंट की फिजिक्स समय के साथ ब्रेक डाउन होती है, एरर सिग्नल्स क्यों हवा में गायब हो जाते हैं या कंट्रोल से बाहर एक्सप्लोड हो जाते हैं, और क्यों स्टैंडर्ड आरएनएन लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट के साथ स्ट्रगल करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द विस्परिंग गेम। टाइम के साथ कॉन्टेक्स्ट कैसे डिस्टॉर्ट होता है। इससे पहले कि हम मैट्रिक्स कैलकुलस में उतरें, आइए एक मोमेंट के लिए मैथ्स से थोड़ा दूर हटते हैं और बचपन के एक क्लासिक गेम के बारे में सोचते हैं, टेलीफोन, जिसे कभी कभी विस्परिंग डाउन द लेन भी कहा जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने 30 क्लासमेट्स के साथ एक लाइन में खड़े हैं। टेलीफोन गेम आरएनएन मेमोरी के लिए एक एनालॉजी है। पर्सन 1 ओरिजिनल मैसेज के साथ स्टार्ट करता है जिसमें रिच डिटेल होती है, द कैट सैट ऑन द रेड मैट। एक फुसफुसाहट पर्सन 2 तक ले जाती है, अ कैट ऑन अ रेड मैट सो फूड। एक फुसफुसाहट पर्सन 15 तक ले जाती है, समथिंग इज रेड एंड लाउड। एक फुसफुसाहट पर्सन 30 तक गार्बल नॉइजर का फाइनल आउटपुट लेकर पहुंचती है, ब्लू शूज। लाइन में पहला पर्सन दूसरे पर्सन के कान में एक सीक्रेट फ्रेज विस्परता है, द कैट सैट ऑन द रेड मैट। दूसरा पर्सन सुनता है, जो उसने सुना उसे इंटरप्रेट करता है और अपनी बेस्ट रिकलेक्शन तीसरे पर्सन को विस्पर कर देता है। जब तक मैसेज 15 लोगों से होकर गुजरता है, छोटे मिसइंटरप्रिटेशन एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मैसेज बन जाता है, समथिंग इज रेड एंड लाउड। जब तक यह लाइन के एंड में पर्सन 30 तक पहुंचता है, फ्रेज पूरी तरह से कंप्लीट गिबरिश में डिग्रेड हो चुका होता है, ब्लू शूज। नोटिस कीजिए ऐसा क्यों होता है। हर पर्सन लाइन में एक बॉटलनेक की तरह एक्ट करता है। पर्सन 15 को कभी भी पर्सन 1 से डायरेक्टली बात करने का मौका नहीं मिलता। पर्सन 15 सिर्फ पर्सन 14 द्वारा प्रोवाइड की गई हैवीली फिल्टर्ड, स्लाइटली करप्टेड समरी ही सुनता है। एक स्टैंडर्ड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर प्रिसाइजली यही होता है। जब एक आरएनएन 30 वर्ड्स वाले सेंटेंस को प्रोसेस करता है तो पोजीशन t इक्वल टू 30 पर मौजूद वर्ड के पास पोजीशन t इक्वल टू 1 पर मौजूद वर्ड के लिए डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट नहीं होती। वर्ड 1 से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को H1 में कंप्रेस होना पड़ता है, H2 में ब्लेंड होना पड़ता है, H3 में स्क्वॉश होना पड़ता है और 30 कंसेटिव स्टेप्स तक एग्जैक्ट सेम वेट मैट्रिसेस के थ्रू रिपीटेडली मल्टीप्लाई होना पड़ता है। जब तक हिडन स्टेट स्टेप 30 तक पहुंचती है, स्टेप 1 पर क्या हुआ था उसका फेंट सिग्नल इतनी बार स्क्वॉश और ओवरराइड हो चुका होता है कि वह वर्चुअली गायब हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, आरएनएन कैसे सीखते हैं बैकअप प्रोपेगेशन थ्रू टाइम, बीपीटीटी। सिग्नल मैथमेटिकली क्यों गायब हो जाता है ये समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि ट्रेनिंग के दौरान एक रिकरेंट नेटवर्क अपने वेट नॉब्स को कैसे सीखता है। सब टॉपिक 3.4 में हमने बैकअप प्रोपेगेशन के बारे में सीखा था, वह एल्गोरिदम जो आउटपुट लेयर पर एरर ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करता है और कैलकुलस के चेन रूल का यूज करके उन्हें हिडन लेयर्स के थ्रू बैकवर्ड ट्रिकल करता है। एक स्टैंडर्ड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में बैकअप प्रोपेगेशन स्पेशल लेयर्स के थ्रू बैकवर्ड ट्रेवल करता है, आउटपुट लेयर से हिडन लेयर 2 से हिडन लेयर 1। एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्योंकि नेटवर्क टाइम स्टेप्स के अक्रॉस अनरोल होता है, इसलिए एरर सिग्नल को टेम्पोरल स्टेप से थ्रू पीछे की तरफ ट्रेवल करना पड़ता है।
कंप्यूटर साइंटिस्ट्स इस अडेप्टेशन को बैक प्रोपेगेशन थ्रू टाइम यानी बीपीटीटी कहते हैं। बैक प्रोपेगेशन थ्रू टाइम बीपीटी। फॉरवर्ड पास प्रोसेसिंग इनपुट सीक्वेंशियली स्टेप टी इक्वल टू 1 पर इनपुट x1 सेल की तरफ ले जाता है जिससे स्टेट h1 प्रोड्यूस होती है। स्टेप टी इक्वल टू 2 पर इनपुट x2 सेल की तरफ ले जाता है जिससे स्टेट h2 प्रोड्यूस होती है। स्टेप टी इक्वल टू 3 पर इनपुट x3 सेल की तरफ ले जाता है जिससे स्टेट h3 प्रोड्यूस होती है। स्टेप टी इक्वल टू 4 पर इनपुट x4 सेल की तरफ ले जाता है जिससे स्टेट h4 प्रोड्यूस होती है जो लॉस एल की तरफ ले जाती है। बैकवर्ड पास फ्लो ऑफ ग्रेडियंट्स बैक थ्रू टाइम। लॉस एल से स्टार्ट करते हुए स्टेप टी इक्वल टू 4 ग्रेडियंट पार्शियल एल ओवर पार्शियल h4 को वापस सेल के थ्रू फ्लो करता है। स्टेप टी इक्वल टू 3 ग्रेडियंट पार्शियल एल ओवर पार्शियल h3 को वापस सेल के थ्रू फ्लो करता है। स्टेप टी इक्वल टू 2 ग्रेडियंट पार्शियल एल ओवर पार्शियल h2 को वापस सेल के थ्रू फ्लो करता है। स्टेप टी इक्वल टू 1 ग्रेडियंट पार्शियल एल ओवर पार्शियल h1 रिसीव करता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान बीपीटीटी कैसे काम करता है। द फॉरवर्ड पास आरएनएन सीक्वेंस में वर्ड्स x1, x2, x3 से लेकर xt तक पढ़ता है। हिडन स्टेट्स इन h2, h3 से लेकर ht बनाता है और आखिरकार स्टेप टी पर एक फाइनल प्रेडिक्शन आउटपुट करता है। लॉस कैलकुलेशन हम नेटवर्क के प्रेडिक्शन को ट्रू लेवल से कंपेयर करके एक लॉस वैल्यू एल कैलकुलेट करते हैं। बैकवर्ड पास ये पता लगाने के लिए कि रिकरेंट वेट मैट्रिक्स WHH को कैसे अपडेट किया जाए हमें यह पूछना होगा स्टेप टी इक्वल्स 1 पर हिडन स्टेट ने स्टेप टी इक्वल्स टी पर टोटल एरर में कितना कंट्रीब्यूट किया। उस सवाल का जवाब देने के लिए कैलकुलस के मुताबिक हमें डेरिवेटिव पार्शियल एल बाय पार्शियल h1 कैलकुलेट करना होगा। चेन रूल के मुताबिक एरर सिग्नल को टाइम स्टेप टी से वापस टाइम स्टेप 1 तक भेजने के लिए हमें रास्ते में आने वाले हर एक इंटरमीडिएट हिडन स्टेट ट्रांजिशन के डेरिवेटिव्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू h sub 1 इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू h sub t टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ h sub t विथ रिस्पेक्ट टू h sub t minus 1 टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ h sub t minus 1 with respect to h sub t minus 2 times dot times the partial derivative of h sub 2 with respect to h sub 1। उस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यह आपस में मल्टीप्लाई की गई कई मैट्रिसेस का एक लंबा प्रोडक्ट है। हमारी अनरोल्ड सीक्वेंस के हर एक टाइम स्टेप के लिए एक मल्टीप्लिकेशन, और ठीक यही मल्टीप्लिकेशंस की इस रिपीटेड चेन के अंदर सिंपल रिकरेंट नेटवर्क का फंडामेंटल फ्लो छुपा है। सेक्शन ब्रेक द मैथ ब्रेकडाउन रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। ये देखने के लिए कि मल्टीप्लिकेशंस की एक लंबी चेन क्यों गंभीर परेशानियां पैदा करती है, आपको एडवांस्ड कैलकुलस में किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस मिडिल स्कूल अर्थमेटिक की जरूरत है। क्या होता है जब आप किसी नंबर को बार बार खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं? इसका रिजल्ट पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि वह नंबर 1.0 से कम है या 1.0 से ज्यादा। चलिए एक सिंपल कैलकुलेटर का यूज करके दो क्विक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यह डायग्राम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन की मैथमेटिक्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें यह कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि कैसे 1 से छोटे नंबर्स मल्टीपल स्टेप्स में 0 की तरफ श्रिंक होते हैं और 1 से बड़े नंबर्स एक्सपोनेंशियली इन्फिनिटी की तरफ ग्रो करते हैं। देखिए वे दोनों रास्ते कितने ड्रामेटिक तरीके से अलग होते हैं। अगर आप ऐसे नंबरों को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं जो 1.0 से थोड़े भी छोटे हैं, जैसे 0.5, तो प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल रेट से तेजी से 0 की तरफ गिरता है। स्टेप 50 तक आते आते रिजल्ट प्रैक्टिकली इनविजिबल हो जाता है। 0.00000000000008888। अगर आप ऐसे नंबरों को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं जो 1.0 से थोड़े भी बड़े हैं, जैसे 1.5, तो प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल रेट से आसमान की तरफ एक्सप्लोड करता है। स्टेप 50 तक रिजल्ट 637 मिलियन से भी ज्यादा हो जाता है। एक अनरोल्ड आरएनएन में हर स्टेप ट्रांजिशन का डेरिवेटिव पार्शियल h सब t ओवर पार्शियल h सब t -1 भारी रूप से दो मेन फैक्टर्स से गवर्न होता है। रिकरेंट वेट मैट्रिक्स WHH के अंदर की वैल्यूज, 10H एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव। बैकअप प्रोपेगेशन थ्रू टाइम के दौरान इन कंपोनेंट्स पर कैलकुलस जिस तरह काम करता है, उसकी वजह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस की ये रिपीटेड चेन लगभग हमेशा
इन दो एक्सट्रीम मैथमेटिकल ट्रैप्स में से एक में फंस जाती है, वेनिशिंग ग्रेडियंट्स या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स। प्रॉब्लम 1, वेनिशिंग ग्रेडियंट्स, द साइलेंट इरेजर। वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम स्टैंडर्ड आरएनएन में अब तक की सबसे कॉमन और नुकसानदायक इश्यू है। सब टॉपिक 5.2 से याद कीजिए कि एक स्टैंडर्ड आरएनएन हिडन स्टेट का इक्वेशन हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करता है। h sub t इक्वल टू हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ w सब x h टाइम्स x sub t प्लस w सब h टाइम्स h sub t माइनस 1 प्लस b सब h। जब हम 10h ऑफ z का मैथमेटिकल डेरिवेटिव लेते हैं तो इसकी आउटपुट वैल्यू 0.0 और 1.0 के बीच बाउंडेड होती है। इनफैक्ट जब तक कि इनपुट z बिल्कुल 0 न हो, डेरिवेटिव 10h प्राइम ऑफ z हमेशा स्ट्रिक्टली 1.0 से कम होता है, जो टिपिकल एक्टिवेशंस के लिए आमतौर पर 0.25 या उससे नीचे रहता है। 10h एक्टिवेशन डेरिवेटिव स्क्वीज, एक डायग्राम जो 10h ऑफ z फंक्शन के साथ उसके डेरिवेटिव 10h प्राइम ऑफ z को दिखा रहा है। 10h ऑफ z फंक्शन -3 से 3 तक की z वैल्यूज के लिए प्लस 1.0 से नीचे -1.0 तक रेंज करता है। इसका डेरिवेटिव 10h प्राइम ऑफ z इक्वल टू 0 पर प्लस 1.0 के मैक्सिमम तक पहुंचता है, जिसमें -3 से 3 तक के सेम z रेंज में 0.0 प्लस 0.25 और प्लस 1.0 पर वैल्यू लेवल्स हैं। मैक्सिमम डेरिवेटिव 1.0 के लेस देन या इक्वल टू है। अब सोचिए कि 50 स्टेप्स में बैकअप प्रोपेगेशन थ्रू टाइम के दौरान क्या होता है। स्टेप 50 से वापस स्टेप 1 पर एरर ग्रेडियंट भेजने के लिए एल्गोरिदम 50 डेरिवेटिव टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करता है। क्योंकि हर टर्म में वेट मैट्रिक्स WHH के साथ 10h का डेरिवेटिव शामिल होता है, जो कि लेस देन और इक्वल टू 0.25 है, इसलिए बैकवर्ड ग्रेडियंट वेक्टर लगातार 50 बार छोटे फ्रैक्शनल नंबरों से मल्टीप्लाई हो जाता है। Gradient at t equal to 1 is approximately to original error times 0.25 to the power of 50, which is approximately equal to original error times 0.00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 0ɔ ग्रेडियंट वैल्यू वैनिश होकर 0 हो जाती है। सब टॉपिक 3.5 ग्रेडियंट डिसेंट से हमारा कोर पैरामीटर अपडेट रूल याद कीजिए। W सब न्यू इक्वल टू W सब ओल्ड माइनस अल्फा टाइम्स ग्रेडियंट। अगर स्टेप 1 के लिए कैलकुलेट किया गया ग्रेडियंट 0.00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 0ः बेसिकली 0 ही मिलता है। वैनिशिंग ग्रेडियंट इम्पैक्ट ऑन नेटवर्क वेट्स। सीक्वेंस स्टेप t इक्वल टू 1 पर इनपुट वर्ड ग्रेडियंट सिग्नल 0.000000001 वेट अपडेट नो अपडेट WHH फ्रीज हो जाता है। सीक्वेंस स्टेप t इक्वल टू 2 पर इनपुट वर्ड ऑथर ग्रेडियंट सिग्नल 0.0000001 वेट अपडेट नो अपडेट WHH फ्रीज हो जाता है। सीक्वेंस स्टेप t इक्वल टू 3 पर इनपुट वर्ड हु ग्रेडियंट सिग्नल 0.0001 वेट अपडेट टाइनी वीक अपडेट। स्टेप t इक्वल टू 48 पर इनपुट वर्ड रोट ग्रेडियंट सिग्नल 0.08 वेट अपडेट नॉर्मल अपडेट। स्टेप t इक्वल टू 49 पर इनपुट वर्ड वॉज ग्रेडियंट सिग्नल 0.45 वेट अपडेट स्ट्रॉन्ग अपडेट। स्टेप t इक्वल टू 50 पर इनपुट वर्ड ब्रिलियंट ग्रेडियंट सिग्नल 1.00 वेट अपडेट स्ट्रॉन्ग अपडेट। क्योंकि शुरुआती टाइम स्टेप्स के ग्रेडियंट्स एब्सोल्यूट 0 तक वैनिश हो जाते हैं, वेट मैट्रिसेस WXH और WHH को सीक्वेंस के शुरुआती पार्ट्स के लिए कोई अपडेट सिग्नल नहीं मिलता। नेटवर्क समय में बहुत दूर घटी इवेंट्स के बीच कनेक्शन नहीं सीख सकता। नेटवर्क का हिडन स्टेट इफेक्टिवली एक शॉर्ट टर्म बफर बन जाता है जो सिर्फ देखे गए आखिरी कुछ टोकन्स को याद रखता है। इसीलिए हम इसे गोल्डफिश मेमोरी प्रॉब्लम कहते हैं। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क पुरानी इंफॉर्मेशन स्टोर करने से मना करता है, बल्कि बैकअप प्रोपेगेशन लंबे टेम्पोरल स्पैन में लर्निंग सिग्नल्स को बैकवर्ड ट्रांसमिट करने में फिजिकली इनकैपेबल है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2 एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स द फीडबैक स्क्रिम। हालांकि वैनिशिंग ग्रेडियंट्स सबसे कॉमन सिरदर्द हैं, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा प्रॉब्लम भी हो सकता है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स।
क्या होगा अगर रिकरेंट मैट्रिक्स WHH के अंदर के वेट्स रिलेटिवली बड़ी वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज किए जाएं, जैसे कि 1.0 से बड़े, और नेटवर्क इनपुट्स एक्टिवेशंस को लिनियर रीजन्स में ले आए। बैकअप प्रोपेगेशन थ्रू टाइम के दौरान फ्रैक्शंस को आपस में 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बजाय हम लगातार 50 टाइम्स 1.0 से बड़े नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर बैठते हैं। Gradient 8t equal to 1 is approximately equal to original error times 1.82, the power of 50, which is approximately equal to original error times 5,882,889,887.6। जीरो की तरफ सिकुड़ने के बजाय ग्रेडियंट टाइम में पीछे की ओर हर सिंगल स्टेप पर एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता है जब तक कि ये एस्ट्रोनॉमिकल मैग्नीट्यूड तक न पहुंच जाए। डायग्राम द एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट स्पाइक। टाइम में पीछे जाते हुए t इक्वल टू 50 से नीचे t इक्वल टू 1 तक ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड वर्सेस टेम्पोरल स्टेप्स। ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड t इक्वल टू 50 से t इक्वल टू 20 तक लो रहता है, फिर शार्पली ऊपर की तरफ स्पाइक होकर एक एक्सप्लोजन में बदल जाता है जहां ग्रेडियंट इक्वल टू 1 मिलियन प्लस हो जाता है। नतीजा, ट्रेनिंग क्योस में कोलैप्स हो जाती है जब ग्रेडियंट सिग्नल्स एक्सप्लोड होते हैं। मैसिव वेट ओवर करेक्शन। अपडेट स्टेप अल्फा टाइम्स ग्रेडियंट बहुत विशाल हो जाता है। लॉस की पहाड़ी से धीरे धीरे नीचे उतरने के बजाय वेट नॉब्स चट्टान से एक बहुत बड़ी छलांग लगा लेते हैं, जिससे मॉडल के वेट्स बहुत ही नुकसानदायक वैल्यूज में बदल जाते हैं। न्यूमेरिकल ओवरफ्लो NAN एरर्स। पायथन फ्रेमवर्क्स जैसे पायटॉर्च या टेंसरफ्लो में नंबर्स तेजी से GPU की मैक्सिमम फ्लोटिंग पॉइंट कैपेसिटी से बाहर निकल जाते हैं। अचानक आपका ट्रेनिंग लॉस आउटपुट 0.342 जैसे एक हेल्दी नंबर से बदलकर बदनाम एरर लॉस NAN नॉट अ नंबर में बदल जाता है। एक बार जब आपके मॉडल वेट्स में NAN आ जाता है तो ट्रेनिंग वहीं पूरी तरह ठप हो जाती है और आपको स्क्रैच से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। सेक्शन ब्रेक। एक क्विक प्रैक्टिकल फिक्स ग्रेडियंट क्लिपिंग। इससे पहले कि हम वैनिशिंग ग्रेडियंट्स के गहरे स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन पर बात करें, आइए थोड़ा सा रुककर ये देखें कि डीप लर्निंग प्रैक्टिशनर्स एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। खुशकिस्मती से एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स को ग्रेडियंट क्लिपिंग नाम की एक सिंपल एल्गोरिदमिक सेफ्टी बैरियर से मैनेज किया जा सकता है। सोचिए कि एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार में स्पीड गवर्नर लगा दिया जाए ताकि आप गैस पेडल को चाहे कितना भी जोर से दबाएं, इंजन 100 माइल्स पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर न जा सके। ग्रेडियंट क्लिपिंग बैकवर्ड एरर सिग्नल्स के लिए ठीक यही काम करता है। ग्रेडियंट क्लिपिंग विजुअलाइज्ड। अनक्लिप्ड ग्रेडियंट, डेंजरस स्पाइक, कैलकुलेटेड ग्रेडियंट वेक्टर 450.2 -1280.9 890.4, जिससे मॉडल क्रैश हो जाएगा। क्लिप्ड ग्रेडियंट, थ्रेशोल्ड इक्वल्स 5.00 पर सेफ कैप, रिस्केल ग्रेडियंट वेक्टर 1.4 -4.1 2.8, जिससे सेफ स्टेबल अपडेट मिलता है। पायटॉर्च में ग्रेडियंट क्लिपिंग कैसे काम करता है। ट्रेनिंग लूप के दौरान बैकअप प्रोपेगेशन चलाने के तुरंत बाद, लेकिन ऑप्टिमाइजर स्टेप लेने से पहले हम कैलकुलेटेड ग्रेडियंट वेक्टर की ओवरऑल साइज या नॉर्म को चेक करते हैं। अगर नॉर्म 1.0 या 5.0 जैसे चुने गए थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाता है तो हम पूरे ग्रेडियंट वेक्टर को वापस रीस्केल कर देते हैं ताकि उसकी लेंथ उस थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए। यह कोड स्निपेट दिखाता है कि पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को सेफली कैसे ट्रेन किया जाता है। यह फॉरवर्ड पास से लॉस कंप्यूट करता है, बैकअप प्रोपेगेशन परफॉर्म करता है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स को रोकने के लिए ग्रेडियंट नॉर्म को क्लिप करता है और मॉडल पैरामीटर्स को अपडेट करता है। कोड की बस वह सिंगल लाइन क्लिप अंडरस्कोर ग्रेड अंडरस्कोर नॉर्म अंडरस्कोर ऐड करके हम एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स के खतरे को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। हालांकि, और यह एक बहुत बड़ा हालांकि है, ग्रेडियंट क्लिपिंग वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। यह कार को दीवार से टकराने से तो रोकता है, लेकिन यह गोल्डफिश को यह याद रखने में मदद नहीं करता कि 50 स्टेप्स पहले क्या हुआ था। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज क्यों मैटर करती हैं? रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग में वैनिशिंग ग्रेडियंट्स इतना बड़ा रोड ब्लॉक क्यों है? इसे समझने के लिए आइए एक कंक्रीट लैंग्वेज एग्जाम्पल देखते हैं जहां लॉन्ग रेंज कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। इन दो इंग्लिश सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिए। सेंटेंस ए, द कैट दैट चेस्ड द टू फास्ट माइस थ्रू द डार्क क्लटर्ड बेसमेंट यस्टरडे वाज हंग्री। सेंटेंस बी, द कैट्स दैट चेस्ड द सिंगल फास्ट माउस थ्रू द डार्क क्लटर्ड बेसमेंट यस्टरडे वर हंग्री। यहाँ की मेन ग्रामेटिकल कंस्ट्रेंट पर ध्यान दीजिए। नेचुरल लैंग्वेज में लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी
सेंटेंस ए द कैट इंसर्ट 11 इंटरवीनिंग वर्ड्स हियर वॉज हंग्री सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंगुलर का रिजल्ट वॉज होता है। सेंटेंस बी द कैट्स इंसर्ट 11 इंटरवीनिंग वर्ड्स हियर वर हंग्री सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्लूरल का रिजल्ट वर होता है। स्टेप 14 पर वर्ब वॉज होना चाहिए या वर। इसे सही तरीके से प्रेडिक्ट करने के लिए मॉडल को स्टेप 2 वाले नाउन सब्जेक्ट यानी कैट वर्सेस कैट्स को याद रखना होगा। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच 11 वर्ड्स आ रहे हैं। दैट चेस्ट द 2 फास्ट माइस थ्रू द डार्क क्लटर्ड बेसमेंट यस्टरडे। अब सोचिए कि जब एक स्टैंडर्ड आरएनएन सेंटेंस ए को रीड करता है तो क्या होता है। स्टेप 2 पर वह कैट सिंगुलर पढ़ता है और अपने हिडन स्टेट H2 को अपडेट करता है। स्टेप्स 3 से 13 तक वह चेसिंग 2 फास्ट माइस डार्क बेसमेंट्स और यस्टरडे के बारे में पढ़ता है। वैनिशिंग ग्रेडियंट्स की वजह से जब तक नेटवर्क स्टेप 14 पर पहुंचता है तब तक हिडन स्टेट H13 पर स्टेप 2 यानी कैट का इन्फ्लुएंस सिमटकर लगभग 0 हो जाता है। हिडन स्टेट H13 पर पूरी तरह से हाल ही में पढ़े गए वर्ड्स यानी बेसमेंट यस्टरडे का ही दबदबा होता है। चूंकि स्टेप 6 पर माइस प्लूरल आया था इसलिए एक स्टैंडर्ड आरएनएन अक्सर कंफ्यूज हो जाता है और वॉजर की जगह गलती से वर्ब प्रेडिक्ट कर देता है। नेटवर्क ने यह गलती इसलिए नहीं की कि उसमें पैरामीटर कैपेसिटी की कमी थी बल्कि इसलिए कि क्योंकि उसके सिंपल रिकरेंट लूप ने मल्टी स्टेप ग्रेडियंट अपडेट के दौरान शुरुआती क्लू यानी कैट को फिजिकली मिटा दिया। सेक्शन ब्रेक। लॉन्ग सीक्वेंसेस के अक्रॉस नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को कंपेयर करना। सिचुएशन को समराइज करने के लिए चलिए कंपेयर करते हैं कि अलग अलग न्यूरल नेटवर्क बिल्डिंग ब्लॉक्स सीक्वेंस लेंथ, मेमोरी कैपेसिटी और ग्रेडियंट फ्लो को कैसे हैंडल करते हैं। न्यूरल नेटवर्क की मेमोरी कैपेबिलिटीज का कंपैरिजन। स्टैंडर्ड डेंस नेट, इसमें मेमोरी मैकेनिज्म नन है और यह स्टेटलेस है। मैक्स इफेक्टिव सीक्वेंस लेंथ 1 स्टेप है और कोई सीक्वेंस कॉन्टेक्स्ट नहीं है। स्टैंडर्ड कॉन्वनेट, इसमें मेमोरी मैकेनिज्म स्पेशल रिसेप्टिव फील्ड है। मैक्स इफेक्टिव सीक्वेंस लेंथ सिर्फ लोकल विंडो है 3 to 7 स्टेप्स। वेनिला आरएनएन, इसमें मेमोरी मैकेनिज्म सिंगल हिडन स्टेट लूप है। मैक्स इफेक्टिव सीक्वेंस लेंथ शॉर्ट सीक्वेंस है 5 to 10 स्टेप्स मैक्स। गेटेड नेटवर्क LSTM या GRU, इसमें मेमोरी मैकेनिज्म डेडिकेटेड मेमोरी सेल्स प्लस इंटेलिजेंटली गेटेड है। मैक्स इफेक्टिव सीक्वेंस लेंथ लॉन्ग सीक्वेंस है हंड्रेड्स ऑफ स्टेप्स। जैसा कि टेबल दिखाता है, वेनिला RNNAs डेंस नेटवर्क्स के मुकाबले एक सिग्निफिकेंट कंसेप्चुअल स्टेप फॉरवर्ड है क्योंकि वे कंटिन्यूअस सीक्वेंस प्रोसेसिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उनका सिंपल एक्टिवेशन लूप उनकी इफेक्टिव लॉन्ग टर्म मेमोरी को लगभग 5 to 10 स्टेप्स की शॉर्ट सीक्वेंसेस तक ही लिमिट कर देता है। उस लेंथ के पार वैनिशिंग ग्रेडियंट्स का मैथ टेक ओवर कर लेता है और हमारे एडवांस्ड रिकरेंट मॉडल को वापस एक शॉर्ट साइटेड गोल्डफिश में बदल देता है। सेक्शन ब्रेक। द बिग क्वेश्चन, हम इसे कैसे फिक्स करें। चलिए पॉज लेते हैं और रिकैप करते हैं कि हमने इस सेक्शन में क्या डिस्कवर किया है। RNNAs को टाइम के अक्रॉस अनरोल करने के लिए एरर सिग्नल्स को बैकअप प्रोपेगेशन थ्रू टाइम BP का यूज करके हर एक सिंगल टाइम स्टेप से बैकवर्ड प्रोपेगेट होना पड़ता है। बैकअप प्रोपेगेशन थ्रू टाइम में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक कंटिन्यूअस चेन पर रिलाई करता है। अगर वेट्स और एक्टिवेशन डेरिवेटिव्स 1.0 से ग्रेटर हैं तो ग्रेडियंट्स एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड होकर न्यूमेरिकल NaN केओस में बदल जाते हैं जिसे हम ग्रेडियंट क्लिपिंग का यूज करके मिटिगेट कर सकते हैं। अगर वेट्स और एक्टिवेशन डेरिवेटिव्स 1.0 से लेस हैं तो ग्रेडियंट्स एक्सपोनेंशियली एब्सोल्यूट 0 तक वैनिश हो जाते हैं जिससे अर्ली सीक्वेंस स्टेप्स के लिए नेटवर्क पैरामीटर्स को अपडेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके रिजल्ट के रूप में स्टैंडर्ड RNNAs गोल्डफिश मेमोरी प्रॉब्लम से सफर करते हैं जिससे वे लॉन्ग सीक्वेंसेस पर क्रूशियल कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं। ये हमें मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री के सबसे एक्साइटिंग इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स में से एक पर लाता है। अगर हिडन स्टेट की सिंपल कंटिन्यूअस ओवरराइटिंग अर्ली सिग्नल्स को फेड अवे कर देती है तो क्या होगा अगर हम रिकरेंट सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को एंटायरली रीडिजाइन कर दें। क्या हो अगर नेटवर्क को हर इनकमिंग कॉन्टेक्स्ट को एक सिंगल लीकी हिडन स्टेट वेक्टर में स्क्वीज करने के लिए मजबूर करने के बजाय हम सेल को एक आइसोलेटेड प्रोटेक्टेड मेमोरी वॉल्ट दे दें, एक अलग हाईवे जहां लॉन्ग टर्म मेमोरीज स्क्वैशिंग एक्टिवेशन फंक्शंस से बिल्कुल अनअटेड रहकर हंड्रेड्स ऑफ टाइम स्टेप्स तक फ्लो कर सकें। और क्या हो अगर हम उस वॉल्ट को इंटेलिजेंट मैथमेटिकल गेट्स से लैस कर दें जो सिलेक्टिवली डिसाइड कर सकें कि कौन से नए फैक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उन्हें राइट डाउन किया जाए, कौन सी पुरानी आउटडेटेड मेमोरीज को इरेज कर देना चाहिए और कौन सा स्टोर्ड कॉन्टेक्स्ट आउटपुट में रिवील किया जाना चाहिए।
ये एग्जैक्ट ब्रेकथ्रू रिसर्चर्स सेप हॉकराइटर और यूर्गन श्मिडहुबर ने क्रिएट किया था, और इसने डीप लर्निंग सीक्वेंस मॉडलिंग को हमेशा के लिए रिवोल्यूशनाइज कर दिया। नेक्स्ट सेक्शन में हम इस आर्किटेक्चरल मार्वल के अंदर कदम रखेंगे 5.4 LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, द मेमोरी बॉक्स विद गेट्स।